अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मेरी जानिब से सलाम कबूल करें। और आज का वो इम्पोर्टेंट तरीन दिन आपके सामने एक बहुत ही नए अंदाज से पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये कराची शहर जो कि रोशनियों का शहर था, ये अमन का गहवारा था। यहाँ पर लोग ज़िंदगी की नवेद हासिल करने के लिए पूरे वतन से आते थे। आज इस शहर में बहुत सारे वाक़यात हुए, वो वाक़यात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता दिनों से बात शुरू की जाए तो सबसे पहले बात शुरू होती है कि आपने सबसे पहले तो सीएनजी के स्टेशंस को बंद करने का ऐलान कर दिया। सीएनजी पर पाबंदी लगा दी गई। 2 दिन के लिए सीएनजी बंद कर दी गई। सीएनजी बंद करने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों पर आया कि जो बसेस में ट्रैवल करना चाहते थे, क्योंकि बसेस के अंदर ज़्यादातर हमने देखा कि सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि जिसकी कीमत में, जिसके फेयर्स में इजाफे के लिए हमेशा ये कहा जाता था क्योंकि डीजल की प्राइस ऊपर जा चुकी है, इसलिए अब किराए बढ़ा दिए जाएंगे। किराए बढ़ाने की वजह डीजल हुआ करती थी, लेकिन अब सीएनजी ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने ऐलान कर दिया कि जनाब कोई बस नहीं चलेगी। 2 दिन तक का ये माहौल कराची शहर की किस्मत बना। फिर उसके ऊपर दूसरी बड़ी बात ये हुई कि डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई दहशत गर्दी से बचने के लिए, और पहली ही मुहर्रम को इस डबल सवारी की पाबंदी का रिजल्ट हमारे सामने आ गया। दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई, 3 लोग उसमें शहीद हो गए। दहशत गर्दी भी नहीं रुक सकी, डबल सवारी भी रुक गई। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो थी वो मुअत्तल हो गई। लोग अपने घरों को जाने से परेशान हुए, लोग अपने दफातर पे पहुंचने से परेशान हुए। लोगों को कोई आसरा नहीं मिला, क्योंकि मोटरसाइकिल पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते, बसेस आपकी किस्मत में मौजूद नहीं हैं, सीएनजी बंद हो चुकी है। सबसे आखिरी बात जो आज तक के दिन में हमने देखी वो ये थी कि किसी का शेर था कि ज़िंदगी में 2 ही लम्हे मुझ पे गुजरे हैं कठिन। लेकिन इस मिसरे को थोड़ा सा रद्दो बदल के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि ज़िंदगी में 4 घंटे मुझ पे गुजरे हैं कठिन। 2 तेरे आने से पहले, 2 तेरे जाने के बाद, इन तमाम प्रॉब्लम्स के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ ले आए। उन्होंने यहाँ पर एक जगह का शानदार जो था वो इफ्तिताह भी किया। बहुत सारे जगहें मौजूद हैं जिनका वो इफ्तिताह करेंगे, फीते काटेंगे। लेकिन उनके आने की वजह से हुआ ये कि कराची शहर जो था बिल्कुल पैरालाइज हो गया। तमाम वीआईपी मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारी सड़कें जो थी वो बंद हो गईं और ट्रैफिक जैम हो गया। लोग अपने दफातर से घरों को जाने के लिए तरसते रहे। हमने देखा, हम बिल्कुल विटनेस हैं इस बात के कि सड़क के ऊपर गाड़ियां थीं, गाड़ियों का धुआं था। कुछ बसेस मौजूद थी कि जो शायद वो बसेस हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस हैं, जिनको चलना ही चलना था, चाहे उनको सीएनजी मिले या ना मिले। लोग बसेस की छतों पर बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कोई काफिला एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हो और आखिरी बस चल रही हो। ये तमाम बातें हमने अपनी आंखों से देखी। बात हम करना चाहते थे एक दीगर मौजू पर, लेकिन इस ट्रैफिक जैम ने हमें मजबूर किया कि आज हम ये गुफ्तगू आपके सामने पेश करें। आज इस फव्वारा चौक के सामने से, जो ज़ैनब मार्केट के बिल्कुल सामने है और गवर्नर हाउस के बिल्कुल अपोजिट है, ये वो जगह है कि जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट्स शदीद तरीके से रहीं। इन तमाम बातों के बाद बताना ये चाहता हूँ कि हमने 3 दिन पहले प्रोग्राम किया स्काउट्स की फॉर्मेशन पे, स्काउट्स की ड्यूटीज़ पर, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि स्काउट्स किसी दीन और मजहब और मिल्लत का नाम नहीं है, बल्कि एक इंसान की हकीकत का नाम है जो कि इंसानियत के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहता है। उसी स्काउट्स के इस प्रोग्राम में बहुत सारी एम्बुलेंसेज आई थी। हमने एम्बुलेंस से पूछा, एम्बुलेंस सर्विस के चलाने वालों से पूछा कि ये बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है। तो उन्होंने कहा कि वीआईपी मूवमेंट्स में, जब 4-4 घंटे के लिए शहर खामोश हो जाएगा और वो मरीज जिनको अपने घरों से हॉस्पिटल्स पहुंचना है या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचना है, न जाने कितने लोगों ने आज अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश को देखा होगा। कितने लोग मौत की इस घाटी से वापस आए होंगे, या शायद कुछ अल्लाह ताला के पास पहुंच गए होंगे सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट की वजह से। ये तमाम बातें वो हैं जिससे पाकिस्तान, जिससे स्पेशली कराची आज दमरदाज़मा होता है। आप तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग। ये मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि ये वीआईपी मूवमेंट्स का कल्चर, बसेस का खामोश हो जाना, ये बसेस को ऑफ रोड कर देना,
ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मनमानियां, प्राइसेस उठाने के लिए मनमानियां, गैस के ऊपर लोड शेडिंग कर देना, ये तमाम मामलात क्या हमारा नसीब बन चुके हैं अब? शायद ऐसा ही लगता है मेरे ख्याल में तो। मतलब कि आवाम का किसी को भी कोई एहसास नहीं, किसी भी किस्म का वीआईपी मूवमेंट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब आवाम को तंग किया जाए। डबल सवारी बंद कर दी है, अब इन्होंने सीएनजी के ऊपर पैसे बढ़ा दिए इन्होंने, तो मतलब कि ये सब आवाम को तंग करने वाली बात है। और मतलब कि आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट के इंतहाई जो है ना, आप कह रहे हैं आपने गुज़िश्ता 4 घंटे में कराची के इस ट्रैफिक की सूरत हाल देखी? इवन मैं अभी देख के आ रहा हूँ कि एम्बुलेंस बड़ी ही एक जो है रश में स्टक हुई थी वहाँ पे, कि वहाँ पे उसको बिल्कुल भी मूवमेंट होने की जगह ही नहीं मिल रही थी, बिल्कुल मूव नहीं हो पा रही। अगर ये शिकायत आपको करने का मौका मिले आज इस वक्त प्रोग्राम आपकी बात में, पूरी दुनिया देख रही है ये प्रोग्राम, आप किससे शिकायत करना चाहेंगे? यहाँ कोई सुनने वाला हो तो उससे शिकायत की। मैं किससे बात करूं? कौन सुनने वाला है? यहाँ तो झूठी अनाओं ने कद निकाला है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी के पास शिकायत लेकर जाते तो कहते हैं मेरी गलती नहीं है, फुला से पूछिए। उसके पास जाते हैं तो वो कहता है मेरी गलती नहीं है, फुला से पूछिए। हर शख्स को अपनी जान प्यारी है। वीआईपी मूवमेंट 200 गाड़ियों का लश्कर हमने देखा गवर्नर हाउस की रोड के ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी की बाजी शायद किसी एम्बुलेंस में हार रहे होंगे, जरा उनके दिल से पूछिए और उनके अहले खाना के दिल से पूछिए कि जिसका बूढ़ा बाप या जिसकी बूढ़ी माँ या जिसके बच्चे या जिसकी बीवी या शौहर उस हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए बेताब होंगे, एक एक सांस इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहा होगा वो शख्स कि जिसका कोई रिश्तेदार एम्बुलेंस के अंदर पड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है ट्रैफिक खुले तो हॉस्पिटल पहुंचे? क्या सोचा है? कुछ भी नहीं, बस अब वही बोलेगा एक जहान है, अल्लाह ले ले बंदा ले ले, तो वही ले, वही बात है। अल्लाह तो नहीं ले रहा, बंदा जरूर ले रहा है। और प्लस डबल सवारी बंद करा के तो बहुत ही नुकसान है लोगों को। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ जरा बताएं उन तमाम लोगों को कि जिनके पास 200 गाड़ियों के मोटर केड्स हैं, जिनके पास हर शख्स के लिए अलग सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी मौजूद है। क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस आदमी पे जिसके लिए डबल सवारी बंद हो जाती है? डबल सवारी का पावर ये है कि बंदा कहीं जा रहा है, आ रहा है, किसी को इमरजेंसी है, किसी को साथ बिठाना है, एक दोस्त ऑफिस में काम करते हैं, साथ मिलकर एक ही जगह रहते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। डबल सवारी से फायदा हुआ? फायदा तो होता है, लेकिन बंद होने से नुकसान है। अभी रिसेंटली क्या फायदा हुआ? रिसेंटली ये हुआ कि लोगों को नुकसान हो। डबल सवारी क्यों बंद की जाती है? यही कि चीना झपटी के लिए, चोरी चकारी के लिए, लेकिन वो सब जी, बताइए। वो सब कुछ तो फिर भी हो रहा है। डबल सवारी बंद करने से ये समझ रहे हैं कि तमाम क्राइम्स रुक जाएंगे, तमाम दहशतगर्दियां रुक जाएंगी। दहशतगर्दी हुई डबल सवारी बंद होने के बाद? नहीं हुई, दहशतगर्दी नहीं हुई, शायद बढ़ गई है। और भाई साहब दहशतगर्दी हुई? कब हुई? ये पिछले दिनों आप देख लें कितने स्पीड का पहली मुहर्रम को। हाँ, और कितने कत्ल हुए। ये डबल सवारी पे बंद होने से हमारे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, कराची के मसाइल बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए बेस्ट रास्ता क्या है? क्या डबल सवारी पाबंदी लगा दे दहशतगर्दी रुक जाएगी? ये तो शायद कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ये तो सोल्यूशन नहीं है डबल सवारी बंद करने का। फिर क्या तरीकाकार कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन्स काम कर रहे होंगे इस पे। इसका तरीकेकार ये है कि आवाम को भी सिंसियर होना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, और जो है आवाम को सिंसियर होना पड़ेगा। देखिए, हम अगर कानून को फॉलो करेंगे तो फिर कानून बनेगा, और कानून बनाने वालों को कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसको हम इजीली फॉलो कर सकें। देखिए, मैं और आप वो लोग होते हैं कि जिनको बहुत सारे बड़े लोग अवाम कहते हैं। एक आम आदमी, एक ऐसा कीड़ा मकोड़ा जो सड़क पे शायद रेंग रहा होगा, जिसके पास लेक्सस नहीं है चलाने के लिए, जिसके पास महंगी गाड़ियां नहीं है, अवाम होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वोट देने के लिए होता है। यहाँ पे लोगों की वोट नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पे गरीब लोगों को गरीब नहीं समझा जाता, लोग नहीं समझाता, आवाम नहीं समझाता, इंसान नहीं समझाता। तो इंसानियत का फुकदान क्या हमारी कौम में है या हमारे लीडरान में है? हमारे लीडर्स में ऑब्वियसली। और गलतियां हम लोगों की भी हैं कि हम लोग रोड पे नहीं आते हैं, और हम लोग इस चीज़ के ऊपर, इशू के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि हर कोई अपनी अपनी पड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब किसी को किसी से लेना देना नहीं है। इवन ये है कि यहाँ पे लोगों के अंदर जो है अपना, आप ये समझ लो कि बस खुद का देखना अभी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अच्छा, मतलब कि मैं आपका कम ज़्यादा नहीं समझूंगा, मैं अपना कम ज़्यादा समझूंगा। पहले के मुकाबले में अब ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही थी। एग्जैक्टली। आपने बहुत सारी बातें की, आप मेरे साथ हैं प्रोग्राम में। बात हो रही है आवाम की। आवाम का शऊर कैसे बेदार हो? ये भी आवाम है, मैं भी आवाम हूँ, ये भाई भी आवाम है और आप भी आवाम हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों पर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे, हम इन तमाम मसाइल को मॉनिटर करके एक जामे रिपोर्ट लिख के उन तमाम बड़े बड़े इंटेलिजेंट ब्रेन्स को नहीं भेजेंगे कि जो शायद ये समझते हैं कि डबल सवारी दहशतगर्दी रोक देगी, शायद सीएनजी का जो बंद करना है वो पूरे पाकिस्तान को सीएनजी दे देगा, उस पाकिस्तान को कि जिसको सुई गैस फराम की गई और रोटियां पका पका के सुई गैस खा गया।
इंडस्ट्रीज को सप्लाई नहीं की गई, शायद उस पाकिस्तान को एनर्जी दे देगा कि जिसके एनर्जी के डिपार्टमेंट्स के अंदर हर चीज महंगी करके दी गई ताकि एनर्जी प्रोवाइड ना हो सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं कि जो तिल के लड्डू बेचते हैं, उनका क्या कहना है, उनकी क्या बात है, वो भी आप तक पहुंचेगी। मेरे साथ रहिए इस ब्रेक के बाद, बात सुनिए उन लोगों की कि जिनके दिल गम से जल रहे हैं इस वक्त। बी विद मी।